हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के आर्थिक सुधारों के बारे में बताऊंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में गवर्नर जनरल के पद पर आया। उसके आगमन से भारत में एक नवीन युग का आरंभ होता है। वह उदार विचारों का व्यक्ति था। उस पर इंग्लैंड के तत्कालीन उदारवादी और सुधार आंदोलन का प्रभाव था। इन उदारवादी प्रभावों के कारण उसका विचार था, शासकों का प्रथम कर्तव्य शासितों के लिए कल्याणकारी कार्य करना था। अतः भारत की जनता का कल्याण करना वह ब्रिटिश शासकों का प्रथम कर्तव्य मानता था। उसने भारत में उदारवादी तथा ब्रिटेन की स्वतंत्र भावना का विकास किया। वह भारत के इतिहास में अपने सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट्स लिखता है कि वह अपने समय का सच्चा उदारवादी था, जो उस समय के कैथोलिक मुक्ति और संसदीय सुधार आंदोलनों के गहरे रूप से प्रभावित था। उसका जीवन सादा था और गवर्नर जनरल के पद के वैभवपूर्ण जीवन को वह नापसंद करता था। इसमें और अपने कल्याणकारी विचारों के लिए वह लॉर्ड रिपन के समान था। जनता का कल्याण करना, प्रशासन में मितव्ययिता करना, शांति को सुरक्षित रखना उसके मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य थे। निस्संदेह वह पहला गवर्नर जनरल था, रॉबर्ट्स लिखता है, जिसने खुले रूप से इस सिद्धांत पर कार्य किया कि शासित जनता का कल्याण करना भारत में ब्रिटिश अधिकारियों का पहला कर्तव्य है। बेंटिक की सुधार तथा शांतिवादी नीतियों के लिए यह उपयुक्त समय था। भारत के सभी देशी राजाओं और नवाबों पर कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन कालों में युद्ध तथा विस्तार नीतियों के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ पड़ा था। अतः संचालक शांति के पक्ष में थे। कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति का समय निकट आ रहा था। कंपनी ब्रिटिश सरकार के सामने संतोषजनक आर्थिक स्थिति तथा सुव्यवस्थित प्रशासन को प्रस्तुत करना चाहती थी। इंग्लैंड में भी इस समय सुधारवादी आंदोलन चल रहा था। स्वयं बेंटिक शांतिवादी नीति का समर्थक था। अतः स्वाभाविक था कि उसके काल में सुधारों को अधिक महत्व दिया गया। वह मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर रह चुका था। 1807 में वेल्लोर सैनिक विद्रोह के कारण उसे गवर्नर पद से हटा दिया गया था। अतः प्रारंभ में यह अनुमान नहीं किया जा सकता था कि उसके गवर्नर जनरल का काल इतना प्रशंसनीय होगा। बेंटिक के प्रशासन तथा सुधारों को 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक, न्यायिक और प्रशासनिक। आर्थिक सुधार। बेंटिक ने सबसे पहले आर्थिक समस्या पर ध्यान दिया। हेस्टिंग्स और एमहर्स्ट के अनवरत युद्धों के कारण कंपनी की आर्थिक अवस्था शोचनीय थी। बर्मा युद्ध के समय धन की बहुत बर्बादी हुई थी। कंपनी की आय और व्यय में 1 करोड़ रुपयों का अंतर था। उसने आर्थिक सुधारों का कार्य दृढ़ता से संपन्न किया और व्यक्तिगत अलोकप्रियता की चिंता नहीं की। उसने आर्थिक सुधारों के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक बचत करने में सफलता प्राप्त की। वेतन में कमी। आर्थिक सुधारों के लिए आवश्यक था कि व्यय में कमी की जाए और आय में वृद्धि की जाए। इसके लिए बेंटिक ने 2 कमेटियां नियुक्त की, जिनका उत्तरदायित्व नागरिक तथा सैनिक व्यय की जांच करना और इसमें कमी करने का सुझाव देना था। विस्तृत जांच करने के बाद दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट बेंटिक को प्रस्तुत की। बेंटिक ने इस सुझावों को स्वीकार कर लिया। के फलस्वरूप अनेक पदों को समाप्त कर दिया। कई श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कमी कर दी गई। इसी कमी के उपरांत भी इन अधिकारियों के वेतन ऊंचे बने रहे। भत्तों में कमी। संचालकों का आग्रह था कि सैनिकों के भत्तों में कमी कर दी जाए। क्लाइव ने सैनिकों को
दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया था। इसके कारण उसे सैनिकों के विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। क्लाइव ने विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया था। बेंटिक ने भी भत्ता कम करने का निश्चय किया। उसने नियम बनाया कि कलकत्ता के 400 मील के भीतर रहने वाले सैनिकों को केवल आधा भत्ता दिया जाए। इससे कंपनी को 20,000 पाउंड वार्षिक की बचत हुई, लेकिन सैनिकों में घोर असंतोष फैला। अंग्रेजी समाचार पत्रों में उसकी कटु आलोचना की गई। यह आलोचना ठीक नहीं थी, क्योंकि बेंटिक ने यह कमी संचालकों के आदेश पर की थी। अफीम के व्यापार में सुधार। मालवा क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता था। इसका निर्यात दमन तथा ड्यू बंदरगाहों से किया जाता था। ये दोनों बंदरगाह पुर्तगालियों के अधिकार में थे। वे इस अफीम का निर्यात चीन को करके भारी लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसका निर्यात कराची से भी होता था और सिंध के अमीरों को इससे लाभ होता था। बेंटिक इस व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ और कंपनी की आय बढ़ाने के लिए उसने मालवा की अफीम को बंबई से निर्यात करने की अनुमति दे दी। मालवा के व्यापारियों को सीधे बंबई अफीम लाने के लिए लाइसेंस दिए गए। कर मुक्त भूमि पर करारोपण। कंपनी की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बेंटिक ने कर मुक्त या माफी जमीनों पर भूमि कर लगा दिया। कंपनी के शासन के पूर्व हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए कर मुक्त जमीन प्रदान करने की परंपरा थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ऐसी बहुत सी जमीनें थीं जिनके स्वामी उन्हें कर मुक्त होने का दावा करते थे। 1793 और 1801 में इस प्रकार की जमीनों की जांच की गई, लेकिन कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पाया। 1828 में बेंटिक ने कलेक्टरों को आदेश दिया कि इस कार्य को गंभीरता से पूरा किया जाए। उसने इस कार्य के लिए विशेष कमिश्नरों की नियुक्ति की, जो कलेक्टरों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनते थे। जिन जमींदारों के पास कोई साक्ष्य नहीं था, उनकी जमीनों पर कर लगा दिया गया। इससे कंपनी की आय में 30 लाख रुपए वार्षिक बढ़ गई।